चलो आगे लिखो। आगे लिखो। कहां तक लिख लिया आपने? आयु के सबूत के अभाव में भी प्रवेश। अच्छा, आप बालक से कौन कौन से आयु के सबूत मांगोगे? याद है ना आपको? लिखो नंबर 1। नंबर 1 लिखो, जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र। नंबर 1 लिखो, जन्म प्रमाण पत्र। बालक से कौन कौन से आप आयु के सबूत मांग रहे हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। नंबर 1 जन्म प्रमाण पत्र। आपको पता है जन्म प्रमाण पत्र कौन से अधिनियम के तहत जारी किया जाता है? या लिख सकते हो आप, है ना? जन्म एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969। जन्म एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969 एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969 हो गया। तो एक तो बालक से आप क्या मांगोगे? जन्म प्रमाण पत्र। दूसरा सबूत के रूप में क्या देखोगे? दूसरा शर्त के रूप उससे क्या देखोगे? अस्पताल ओब्लिक नर्स या फिर दाई का प्रमाण पत्र। और तीसरा क्या देखोगे? आधार कार्ड। ठीक है, ये सबूत होंगे। और इन सबूतों के अभाव में भी आप लोगों को प्रवेश देना है, मतलब उसके बाद अभिभावकों की घोषणा भी चल जाएगी। क्लियर? नियम संख्या 13। अच्छा, नियम 12 बताओ, देखें अधिनियम की कौन सी धारा में है? अधिनियम की धारा संख्या कौन सी है? 14। और यहां पर किस में लिख दिया गया? 12 में। फिर नियम संख्या 13, और नियम संख्या 13 में लिखा गया है, लिख लो, विस्तारित कालावधि के बाद भी प्रवेश। विस्तारित कालावधि के बाद भी प्रवेश। विस्तारित कालावधि के बाद भी प्रवेश। बता सकते हैं अधिनियम की कौन सी धारा है ये? वेरी गुड, 15। संख्या, नियम संख्या कौन सा? लिखो, निजी विद्यालयों को मान्यता देना। निजी विद्यालयों को मान्यता देना। अच्छा, जो निजी विद्यालयों को मान्यता दी जाती है, निजी विद्यालयों को
हाँ, मान्यता देना कौन से अधिनियम के तहत दी जाती है? हैं? हाँ, राजस्थान गैर शैक्षिक संस्था पंजीयन अधिनियम कब का है ये? 1989। राजस्थान गैर शैक्षिक संस्था, अच्छा गैर शैक्षिक नहीं है रे, अरे हाँ गैर शैक्षिक नहीं है ये, शिक्षा की तो है ही है, गैर सरकारी है। शिक्षा की संस्था स्थापित कर रहे हैं, हम कह रहे हैं गैर शैक्षिक। राजस्थान गैर सरकारी संस्था पंजीयन अधिनियम 1989 के तहत दी जाती है, के तहत दी जाती है। समझ गए क्या? किसी भी प्राइवेट स्कूल का आपको मान्यता देना है। 15 नंबर में मान्यता रद्द करना, मान्यता रद्द करना। मान्यता रद्द करना। अच्छा आपको पता है कि हमने अधिनियम की धारा संख्या 19 में क्या लिख रखा है? मान और मानकों के अनुसार ही मान्यता दी जाती है ना। 18 में क्या लिख रखा है? बिना मानकों के यदि विद्यालय स्थापित कर दिया, संचालित कर लिया तो क्या हो जाएगी? मान्यता रद्द, जुर्माना होगा कि नहीं होगा? तो ये इनको बदल बदल के हमने दूसरे तरीके से यहां पर लिख दिया है। मतलब ये 18 और 19 में लिखी हुई है दोनों ही बातें। अच्छा ये मान्यता रद्द कैसे की जाती है? यदि वो मानक पूरे नहीं है तो जो अधिनियम, जिस अधिनियम के तहत इनको मान्यता दी जाती है उसी अधिनियम में लिखा हुआ है यदि मानक पूरे नहीं हो रहे हैं तो क्या कर दो? मान्यता रद्द कर दो। लिख लो, इसमें लिख लो, इसी अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के तहत ही मान्यता रद्द की जाती है। इसी अधिनियम जो ऊपर लिखा हुआ है, पहले वाले धारा में लिखा है ना आपने, इसी अधिनियम के तहत ही मान्यता रद्द की जाती है। रद्द की जाती है। कौन सा अध्याय चल रहा है? कौन सा चल रहा है? अब कौन सा चलेगा? क्या नाम है? बताओ देखें। शिक्षक है ना, अध्यापक। कौन सी, कहां से कहां तक है? हैं? 16 से लेकर 21 तक। सोलह नंबर में लिखो, न्यूनतम योग्यता, न्यूनतम योग्यता किसके लिए? न्यूनतम योग्यता शिक्षक बनने के लिए है ना। टीचर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? वो इसमें लिखा हुआ है धारा संख्या 16 में। अच्छा आपको याद है क्या केंद्र ने कौन सी धारा में लिख रखा है? 23 में लिख रखा है ना। अब आपको और थोड़ा सा यदि मैं डिटेल से बताऊं तो वो लिखी हुई है शिक्षकों के 23 में 2 बातें हैं। कितनी बातें? एक तो क्या लिखा हुआ है? न्यूनतम योग्यता, और दूसरा शर्तें। 23(1) में तो लिखी हुई है न्यूनतम योग्यता और 23(2) में लिखी हुई है शर्तें। तो योग्यता 23(1) में होगी ना, वही यहां मानी जाएगी। लिखो, इसमें लिखो अधिनियम की धारा, इसमें आगे लिखो अधिनियम की धारा
23(1) अधिनियम की धारा 23(1) में निर्धारित की गई योग्यताएं, अधिनियम की धारा 23(1) में निर्धारित की गई योग्यताएं, क्योंकि इस मामले में राज्य को कोई अधिकार नहीं है। अधिनियम की धारा 23(1) में निर्धारित की गई योग्यताएं। ठीक है, 17 नंबर में लिखो, न्यूनतम योग्यताओं में शिथिलीकरण, शिथिलीकरण मतलब सीधा सीधा छूट, इसको सीधी भाषा में कहें तो छूट। न्यूनतम योग्यताओं में छूट। देखो, राजस्थान ने अपने अलग नियम बना लिए हैं। राजस्थान कह रहा है कि केंद्र ने लिख दिया वो ठीक है, लेकिन हमारे पास हम एक नया नियम जोड़ रहे हैं जिसमें इन न्यूनतम योग्यताओं में हम क्या कर सकते हैं, छूट दे सकते हैं अपने शिक्षकों को। दी जा सकती है क्या? दी जा सकती है क्या? अरे मैंने आपको बताया था, मैंने कहा कुछ भी कर लेना, शिक्षक शिक्षा के मामले में राजस्थान कुछ नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है? केवल राजस्थान केंद्र सरकार से हाथाजोड़ी कर सकता है इस नियम के अनुसार। इसमें लिखा है कि हम हाथाजोड़ी करेंगे। लिखो, इसमें लिखो, इसके लिए राज्य केंद्र सरकार से अनुरोध कर सकता है। इसके लिए राज्य केंद्र सरकार से अनुरोध कर सकता है। केंद्र सरकार से क्या कर सकता है? अनुरोध कर सकता है। केंद्र सरकार से अनुरोध। समझ गए क्या? अच्छा, इस प्रकार की कोई धारा नहीं थी ना वहां पर। ये जो सारी चीजें लिखी हुई थी ना उसमें, वो 23(1) में ही लिखी हुई थी, अपने अलग कुछ नहीं था। नियम संख्या 18 लिखो, न्यूनतम योग्यता अर्जित करना। न्यूनतम योग्यता अर्जित करना। न्यूनतम योग्यता अर्जित करना। अच्छा, वहां पर मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया। मैंने कहा देखो, जब ये अधिनियम लागू हुआ तो कहा क्या कि कोई बात नहीं, जो नए लग रहे हैं वो तो सारी की सारी योग्यता लेकर आएंगे, लेकिन जो पुराने लगे हुए हैं और उन्होंने डीएलएड बीएड नहीं कर रखा है, उनको अर्जित करने के लिए कितना समय दिया गया? बाद में बढ़ाकर 4 वर्ष और बढ़ाया गया, तो 31 मार्च 2019 तक। ये बात यहां लिखी गई है। लिखो, इसके लिए नौ वर्ष का समय, इसके लिए 9 वर्ष, कोष्टक में लिखना 31 मार्च 2019 तक। 31 मार्च 2019 तक, फिर कोष्टक बंद कर लेना। इसके लिए 9 वर्ष का समय दिया गया। इसके लिए 9 वर्ष का समय दिया गया। कोष्टक में लिखो, पहले 5 वर्ष, पहले 5 वर्ष, मतलब पहले कितना दिया गया था? 5 वर्ष, और उसके बाद में कितना दिया है? 4 वर्ष और बढ़ा दिया है। समझ गए क्या? बहुत बढ़िया। अगला नियम लिखो, कितने नंबर है? 19। लिखो, शिक्षकों के वेतन एवं भत्ते। शिक्षकों के वेतन एवं भत्ते। शिक्षकों को वेतन एवं भत्ते।
अच्छा, इसमें लिखा हुआ है, इस धारा में लिखा हुआ है आपको वेतन कितना मिलेगा और भत्ता कितना मिलेगा, आपको कितना वेतन मिलेगा और कितना भत्ता मिलेगा। उमेश कुमार कह रहा है कि सर सीबीएसई की स्थापना तो 1952 में हुई, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई, तो सर ये बताएं 1961 से पहले सीबीएसई स्कूल में कौन सा कोर्स पढ़ाते थे। सीबीएसई की स्थापना आपसे गलती हो गई, 1952 में नहीं, 1929 में हुई थी। कब हुई थी? आप कह रहे हो कि आपने तो 52 लिखा है, मैंने ऐसे लिखा दिया है। 1929 में अंग्रेजों ने स्थापना कर दी थी, उसके बाद हमने इसका नाम बदलकर सीबीएसई किया था 1952 में, तब से ही हम इसकी स्थापना मानते हैं। हम अंग्रेजों का नामो निशान रखना नहीं चाहते हैं इसलिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उससे पहले सीबीएसई खुद ही सिलेबस बनाता था। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बना रहा था एससीईआरटी होने से पहले 9वीं से 12वीं का, वैसे खुद ही बनाता था। इतना लोड नहीं लेना है, इतना लोड ले लोगे तो कैसे पार जाएगा मामला। न्यूनतम योग्यता क्या लिखा आपने? शिक्षकों के वेतन एवं भत्ते, किस में लिखा हुआ है? वेतन एवं भत्ते। अच्छा मुझे बताओ, जानने का आपको वेतन एवं भत्ते कितने हैं? जानने, तो ये 3 बात लिखो। राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971। ये लिख लो सीधा सीधा ही। पंचायती राज नियम 1996। प्रबोधक सेवा नियम, प्रबोधक सेवा नियम 2008। 2008 हो गया। इन तीनों के एक साथ ऐसे लगा के लिख लेना, इनके अनुसार दिए जाते हैं, इनके अनुसार दिए जाते हैं। और आपको जानना है तो आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आरटी एक्ट है, जैसे ये नियम है, वैसे ये भी नियम है खूब सारे। 3 ही प्रकार के शिक्षक होते हैं राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा के। या तो वो शिक्षक जो है तो L1 और L2 के और लगे हुए हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, उनको तो मिलेगा राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा नियम के अनुसार। ऐसे शिक्षक जो प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूल में लगे हुए हैं, जो डायरेक्ट पंचायती राज विभाग के अधीन है, उनको मिलेगा पंचायती राज नियमों के अनुसार। और ऐसे शिक्षक जो परमानेंट नहीं है, प्रबोधक के रूप में काम कर रहे हैं, उनको मिलेगा 2008। समझ गए ना? तो ये 3 ही प्रकार के शिक्षक है। 20 नंबर लिखो। शिक्षकों के कर्तव्य, शिक्षकों के कर्तव्य वहां पर कौन सी धारा में लिखा हुआ था? धारा संख्या 24 में। धारा संख्या 24 ही नहीं है, 24(1) है, क्योंकि उसमें भी तो 2 बात लिखी हुई है ना। कौन सी? एक शिकायत निवारण हो रहे हैं ना साथ में, तो वो 24(2) में हो जाएगी, 24(1) में शिक्षकों के कर्तव्य। हो गया? सेम वही कर्तव्य हैं जो उसमें लिखे हुए हैं। 21 नंबर। अच्छा, अधिनियम की धारा संख्या 25 में क्या लिखा हुआ है? छात्र शिक्षक अनुपात, और वही बात यहां लिख दी है, कोई अंतर नहीं है। अधिनियम की धारा संख्या 25 में जो लिखा हुआ है वहां छात्र शिक्षक अनुपात लिखा हुआ है। बता सकते हैं कि कितना है?
1 से 5 के लिए 30:1, 6 से 8 के लिए 35:1, बस। और वो NEP वगैरह यहीं पर भी लागू होती है। इनमें सभी को बराबर मिलता है कि नहीं? बराबर नहीं मिलता है भाई, बराबर नहीं मिलता है। बराबर मिलता है केवल पहले वाले 2 नियम है उनके अनुसार, उन दोनों में नियम बराबर है। प्रबोधक वालों को बराबर नहीं मिलता है, उनको तो वही 9,000, 10,000, 12,000 जो है वो मिलता है। लेकिन जो प्रबोधक फिक्स किए गए थे ना, जिनको गवर्नमेंट किया गया था, उनके लिए फिर प्रबोधक नियम अलग से बनाए गए थे। गवर्नमेंट टीचर को हमेशा बराबर ही तनख्वाह मिलती है, चाहे वो किसी भी नियमों के तहत काम कर रहा है। हो गए? छात्र शिक्षक अनुपात हो गया। अगला भाग 21 ही थे ना इसमें तो। अगला भाग बताओ। 7, भाग संख्या 7 क्या नाम है? पाठ्यक्रम। वेरी गुड। तो पाठ्यक्रम, अच्छा ये तो पाठ्यक्रम तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, पूरा नाम क्या है लिख लो। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं उसका पूरा किया जाना। कौन कौन से नियम है? 22 और 23। नियम संख्या 22, शैक्षणिक प्राधिकारी संस्था। शैक्षणिक प्राधिकारी संस्था। क्या आपको अधिनियम की धारा संख्या 29 याद है क्या? क्या था? शैक्षणिक प्राधिकारी संस्था। अच्छा, केंद्र के लिए क्या थी? NCERT। तो राज्य के लिए क्या बन जाएगी? RSCERT। क्या काम रहेगा इसका? पाठ्यक्रम बनाएगी, मूल्यांकन प्रविधियां तय करेगी। पाठ्यक्रम कैसा होगा? पाठ्यक्रम सर्वांगीण विकास करने वाला होगा। मूल्यांकन कैसा होगा? सतत एवं व्यापक प्रकार का होगा। कोई बदलाव नहीं है, बदलाव सिर्फ इतना सा है कि वहां 29 में लिखा, यहां पर किस में लिख दिया? 22 में लिख दिया। 23 नंबर, समापन। अच्छा सीधा सीधा लिख लो, प्रमाण पत्र देना। प्रमाण पत्र देना किसका प्रमाण पत्र? वहां पर कौन सी धारा में? 30 नंबर में। अच्छा, यहां पर एक नियम बनाया कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के 1 माह के भीतर संस्था प्रधान को देना होगा। देखो धारा 23 में लिखना है, नियम 23 में। 22 तो लिख लिया ना है? धारा 22 लिख लिया क्या? 23 लिखो। 23 में हेडिंग तो लगाइए, प्रमाण पत्र देना। लिख दिया? लिखो। बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के 1 माह के भीतर, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र देना होगा।
प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र, कोई डाउट नहीं है ना। भाग संख्या क्या लिखा हुआ है? शिकायत निवारण। शिकायत निवारण कौन कौन सा है? 24 और 25 नंबर नियम। 24 में लिखा हुआ है लिख लो, शिक्षकों की शिकायतों का निवारण। शिक्षकों की शिकायतों का निवारण। और 24 में शिक्षकों की शिकायतों का निवारण, और 25 में लिखा हुआ है बालकों की शिकायतों का निवारण। शिक्षकों की शिकायतों का निवारण और बालकों की शिकायतों का निवारण। अधिनियम याद है क्या आपको? धारा संख्या 24 में क्या लिखा हुआ था? शिक्षकों के कर्तव्य और शिक्षकों की शिकायतों का निवारण लिखा हुआ था ना धारा संख्या 24 में। मतलब शिकायत निवारण में ये कहूंगा कि 24(2) में लिखा हुआ है ना, और यहां पर भी 24 में है। देखो कितनी देर बाद जाके मिलन हुआ है। और धारा संख्या 32 याद करो, 32 में लिखा हुआ है बालकों की शिकायतों का निवारण, और 32 में जो लिखा हुआ है वो हमने कहां लिख दिया है? 25 में लिख दिया। हो गया? भाग संख्या 9 क्या नाम है? संरक्षण किसके? शिक्षा के अधिकारों का संरक्षण। कहां से कहां तक है? कितना है? 26 से लेकर 28 तक। 26 से लेकर 28 तक। 26 नंबर में क्या है? लिखो, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कृत्य। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कृत्य। मैंने धारा संख्या 17 नहीं करवाई क्या? है? नहीं, उधर करवा दी। और इधर नियम संख्या 17 हुआ है? नहीं, ये कह रहा है कि सर आपने धारा 17 नहीं करवाई है। क्यों? आपने कैसे पूछा है क्यों? धारा 17 करवाई है ना मैंने दिनेश? 17 मतलब खतरा होता है, करवाई है मैंने। हाँ, अच्छा आपको पता है क्या धारा संख्या 31 में क्या लिखा हुआ था? धारा संख्या 31 में क्या लिखा हुआ था? मॉनिटरिंग था ना। वो मॉनिटरिंग यहां कब की जा रही है? 26 में की जा रही है कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है ना, उसके कर्तव्य मतलब कर्तव्य और दायित्व क्या है। ठीक है,
27 नंबर लिखो, 27 नंबर लिखो। लिखो, आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की रीति, आयोग के समक्ष देखिए इसकी, ये क्या कह रहा है, कौन सी क्लास नहीं ऐड है। हाँ लिख लिया। अब इसमें नहीं समझे हम लोग, आयोग कौन सा, राज्यपाल। बालक को कोई शिकायत हुई है तो उस आयोग के सामने परिवाद मतलब शिकायत को प्रस्तुत करने की रीति मतलब तरीका, तो किस तरीके से शिकायत करेगा। तो देखिए इसमें कोई समस्या नहीं है, वो किसी भी तरीके से शिकायत कर सकता है। एक बात तो ये, यदि वहाँ ऑप्शन में मिले ना आपको कि कौन कौन से तरीके अपनाए नहीं अपनाए जा सकते हैं, सब तरीके अपनाए जा सकते हैं। ऑफलाइन, ऑनलाइन, मोबाइल फ़ोन पर, इंटरनेट से, मेल से, किसी दूसरे के द्वारा एप्लीकेशन भेजकर, पोस्ट से भेजकर, कैसे ही वो शिकायत दर्ज करवा सकता है। किसी दूसरे बालक की शिकायत दूसरे व्यक्ति द्वारा या उनके अभिभावकों द्वारा भी की जा सकती है। और यहाँ तक कि इसके लिए राज्य ने एक व्यवस्था की है, इसमें लिखा हुआ था कि एक चाइल्ड हेल्पलाइन की शुरुआत की जाएगी और हमने कर रखी है। इसके लिए जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर बनाए गए हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन जो जारी की है वो क्या की है, 1098। यदि किसी बच्चे के साथ शिक्षा के अधिकारों का संरक्षण हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, तो वो 1098 पर कॉल करेगा और कॉल करके आयोग के सामने शिकायत दे देगा। क्लियर। तो ये चाइल्ड हेल्पलाइन लिख लेना। ये किसी भी तरीके से, ऐसे लिख लो यहाँ, किसी भी तरीके से, कोष्टक में लिख लो ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी भी तरीके से शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। किसी भी तरीके से शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। शिकायत दर्ज की जा सकती है। राज्य सलाहकार परिषद राज्य सलाहकार परिषद क्या आपको धारा संख्या 34 याद आ रही है क्या? कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष कौन होता है? काम क्या होता है? कार्य क्या होता है इसका? लिख के ही मानोगे तुम, मैंने सोचा ऐसे मान जाओगे। लिखो, लिखो शिक्षा के अधिकारों को, इसमें लिख लो शिक्षा के अधिकारों को, शिक्षा के अधिकारों को, शिक्षा के अधिकारों को क्रियान्वित करने हेतु, क्रियान्वित करने हेतु सरकार को सलाह देना, सरकार को सलाह देना, सरकार को क्या देना? सलाह देना। सरकार को सलाह दे दी क्या? दे दी ना? अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, अध्यक्ष सर वो लिखे हुए हैं वहाँ, 34 निकालो, देखिए लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, नहीं तो फिर दोबारा लिखे हैं।
लिखा हुआ है क्या? चलो लिखा हुआ है तो भाग संख्या 10। क्या नाम है? प्रकीर्ण। और प्रकीर्ण कहाँ से कहाँ तक है? केवल 29 में। केवल किस में? 29 में। ये लो, लिखो। एक तिहाई महिलाएं इसमें सलाहकार परिषद में। हाँ, वो छोड़ो नहीं, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से। ये सलाहकार परिषद है ना, इसमें एक तिहाई कम से कम क्या होनी चाहिए? महिलाएं। मतलब 15 में से 5 क्या होनी चाहिए? महिलाएं। ये राजस्थान नहीं कर रखा है, केंद्र ने नहीं किया है। 5 क्या होनी चाहिए? महिलाएं। सर कल आपकी क्लास सुबह 7 बजे से आएगी क्या? आएगी हैं? क्या? कल सुबह आपकी क्लास 7 बजे से लेकर 12:15 बजे तक की गई है। आपने ही तो कहा था हैं? तो बस शाम को नहीं, शाम को फ्री है तुम? शाम को मूवी देख के आ सकते हैं? 7 बजे कोई बात नहीं उठते तो अगली वैकेंसी में आ जाना। जब उठ जाओ ना तब आ जाना। क्या लगता है आपको, मेरे लिए आ रहे हैं क्या आप? हैं? पिछले बैच में भी यही बोला था ना। तू पिछले बैच में था क्या? पढ़ता था क्या पिछली वैकेंसी में? ऑनलाइन ही लिया था क्या? वेरी गुड। वर्षा कह रही है कि सर आप बहुत अच्छी तरह से समझाते हो, धन्यवाद। भली बात तो बोलते नहीं यार, ये बोलते हो हैं? अरे घर की मुर्गी दाल बराबर, कहावत सुनिए ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। बस वो मेरे छोरे की मम्मी है ना, वो मुझे कहती है क्या पढ़ाते हो आप? इसे कहते हैं कि पढ़ाना। अरे मतलब एक ही बात हो गई ना यार, अलग अलग थोड़ी है। वो मुझे कहते हैं क्या पढ़ाते हो आप? इसे कहते हैं पढ़ाना। मैं यदि 10-15 साल पढ़ा लूँ ना तो उसके बाद पढ़ाना देखो आप। मैंने कहा जय हो देवी जय हो। घर की मुर्गी क्या होती है? तो आपका मुझे लगता ही नहीं है कि आप मुझे ऐसे कहते हो क्या। मुझे तो ये दूर वाले कहते हैं ना, तब पता लगता है ना। हाँ लिखो, चलो 29 में लिखो। शंकाओं को दूर करना। शंकाओं, डाउट, शक, शंकाओं को दूर। और शक जानते हैं क्या आप? है क्या होता है? बहुत बुरा होता है। नहीं जानते हैं? आपने क्या पता शक क्या होता है? जैसे मान लो मैं आया पहले दिन, आके मैंने मैडम से बात की, फिर दूसरे दिन आया, फिर मैडम से बात की, फिर तीसरे दिन आया, फिर मैडम से बात की। उतने में पीछे से आवाज आएगी सर और मैडम के बीच में। आएगी कि नहीं आएगी? इसे कहते हैं शक। क्या कहते हैं? शक। इसे क्या कहा जाता है? शक। और जो शक करता है ना, जो शक करता है वो अपनी माँ पे भी कर सकता है, अपनी बहन पे भी कर सकता है, अपने भाई पे भी कर सकता है, अपने बाप पे भी कर सकता है। इसलिए जो शक करता है उसकी जिंदगी क्या होती है? नरक के समान होती है। इसलिए यदि दुनिया में आए हो तो शक करना छोड़ दो। चाहे किसी से भी सर बात करे, शक लिखो। अरे लिखो रे तुम, शंकाओं को दूर करना। यदि फिर भी आपकी शंका रह गई हो तो यह शक्ति शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के पास है। लिखो, यह शक्ति शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के पास होगी। यह शक्ति
शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के पास होगी। हो गया? अच्छा, धारा संख्या 39 में क्या लिखा था? सेम यही है जो धारा संख्या 39 में है ना, वो यहां किस में है? 29 में। आरटी एक्ट 2011 कंप्लीट। लास्ट में मुझे पता है अब तैयार हो बेटा तुम। वो तो तब बोलता हूं जब तुम तैयार नहीं रहते हो। चलो अगला टॉपिक लिखो, आखिरी टॉपिक लिखो, स्वाहा। स्वाहा आखिरी टॉपिक है। जितनी आहुति देनी है उतनी दे देनी है, हैं? क्या है आखिरी टॉपिक? जमानत करवाना। तो 25% निःशुल्क प्रवेश। हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ। मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में, हेडिंग है ये, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर, 25% सीटों पर दुर्बल वर्ग, 25% सीटों पर दुर्बल वर्ग एवं वंचित वर्ग के बालकों को निशुल्क प्रवेश। हाँ, आपको लग रहा है पैराग्राफ लिखा है कि हेडिंग लगवाइए। के बालकों को निशुल्क प्रवेश। हो गया क्या? पढ़ो, देखिए इसको कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या है? पच्चीस % सीटें निःशुल्क होगी। किन बालकों के लिए होगी? दुर्बल वर्ग और वंचित वर्ग। दो वर्ग है क्या? दुर्बल वर्ग में कौन आएगा? कौन आएगा? लिखो तो, लिखो लिखो लिखो, नीचे लिखो अलग से। दुर्बल वर्ग के बालक, दुर्बल वर्ग के बालक। दुर्बल वर्ग के बालक। डेस लगा के लिख लो। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। समझ रहे हैं क्या? बहुत सारे लोग आते हैं जब आरटी में एडमिशन होते हैं ना, तो आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए स्कूलों में आते हैं, आके कहते हैं कि सर साइन करो। हम कहते हैं क्या करते हो? बोले गाड़ी चलाते हैं, या कोई ना कोई धंधा तो करते ही हैं। कितनी आय लिख रखी है? 35,000। कितनी आय लिखी है? 25,000। किसी ने 40,000 ऐसी लिख रखी होती है। हम उनको कहते हैं क्यों चाहिए? बोले आरटी में एडमिशन करवाना है। तो मैं कहता हूँ थोड़ी आय बढ़ा लो। इतनी आय थोड़ी, साल की 35,000 आय का मतलब क्या है? 3,000 पर मंथ। इतना ही थोड़ी कमाते हैं यार। बोले नहीं सर, इतनी है।
फिर मैं कहता हूं कि नहीं, अब क्यों हमारे दिमाग में क्यों आ रहा है ऐसा, मैं बताऊं। जब पहली बार ओबीसी को आरक्षण दिया गया उसके बाद में जो भी ओबीसी के क्रीमिलेयर और नॉन क्रीमिलेयर दो बांटे गए थे ना, बांटे गए थे, कौन क्रीमिलेयर में होगा कौन नॉन क्रीमिलेयर में होगा। तो जिसकी वार्षिक आय जिस परिवार की 45,000 से कम होती थी ना, वो नॉन क्रीमिलेयर में आता था। तो उस समय जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट बने ना सारे के सारे, उनमें 45 से कम लिखी जाती थी, ज्यादा से ज्यादा 44,500 लिख दी जाती थी। इसलिए आज भी हमारे दिमाग में वही बैठा हुआ है। इसलिए किसी भी कोई भी जब ओबीसी वाला कोई सर्टिफिकेट लेकर आएगा ना इस प्रकार का इनकम, तो उसमें 45 से ऊपर आए मरे नहीं करेगा, वो 44,500 कर देगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। बोले इससे ऊपर इनकम है ही नहीं। मैं कहता हूँ थोड़ी इसमें बढ़ा लो, 1,44,000 कर दो, क्या फर्क पड़ेगा भाई, एक बढ़ा दो उधर 44 लिख गया। बोले फिर मतलब क्या रह जाएगा। मैंने कहा क्यों। बोले 44,500 से तो कम रखनी है। अरे मैं समझाता हूँ ये इसमें नहीं है, ये मंडल आयोग की सिफारिश बहुत पहले की है। आरटी में कितना कर दिया है, 2.5 लाख रुपए कर दिया। बोले नहीं आपको पता नहीं है, आप तो साइन कर दो, इस गांव में रहना है तो। ये ले भाई, ले जा तो ध्यान रखना है कितनी आई, 2.5 लाख। कितनी आई, 2.5 लाख। दूसरा लिखो, कौन सा बालक, वंचित वर्ग का बालक, वंचित वर्ग का बालक। इसमें लिस्ट बनाओ, लिस्ट कौन कौन से आएंगे, है ना। राजस्थान ने कौन कौन से मान रखे हैं, केंद्र वाला अपने को लेना देना नहीं है, हमें राजस्थान का लेना देना है। लिखो, नंबर 1 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। नंबर 2 ऐसे बनानी है, समझ रहे हैं ना, अनुसूचित जाति। नंबर 2 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। जाति हो गया, जनजाति हो गया। उसके बाद लिखो अनाथ, नंबर 3 अनाथ, अनाथ बालक, है ना। नंबर 4 युद्ध विधवा, युद्ध विधवा, युद्ध विधवा समझते हैं ना, जिसके पति की मृत्यु, मृत्यु नहीं शहादत, युद्ध के दौरान हुई हो, शहादत दी हो उसने, उनके बच्चे, युद्ध विधवा, ठीक है, या युद्ध वीरांगना हो जाएगी, एक ही बात है। अगला लिखो, रोग कौन कौन से आते हैं, और एक और आता है, रोग याद दिलवाओ मुझे, बड़े रोग, HIV और कैंसर। एक रोग और आता है यार, कौन सा आता है पता नहीं। अरे 2 आ गए ना, HIV 15 बार करेगा क्या, तीसरा रोग बता, तीसरा रोग ढूंढ। हाँ पागल। लिखो आगे, अगला लिखो, HIV एवं कैंसर पीड़ित। अब ये दोनों बच्चा भी हो सकता है और अभिभावक भी हो सकते हैं, नहीं है सम्मिलित कुष्ठ रोग। HIV एवं कैंसर पीड़ित, ध्यान रखिए, बालक भी होगा और अभिभावक भी होंगे, दोनों सम्मिलित होंगे। यदि बालक को है तो बालक, और अभिभावक को है तो उसके बच्चे, दोनों मान्य हैं, ठीक है। फिर लिखो दिव्यांग बालक, दिव्यांग, दिव्यांग आ गए ना इसमें, दिव्यांग बालक। अगला लिखो BPL। मुझे ये मत पूछना कि ऊपर वाले में 2.5 लाख से कम लिख रखा है ना, वो मुझे कोई लेना देना नहीं है, राजस्थान ने लिख रखा है कि BPL वाला वंचित वर्ग में आएगा। BPL हो गया। अगला लिखो, अगला बालक लिखो पिछड़ा एवं
पिछड़ा एवं विशेष पिछड़ा, पिछड़ा एवं विशेष पिछड़ा वर्ग का बालक जिसके परिवार की वार्षिक आय जिसके परिवार की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से कम हो, 3.5 लाख रुपए से कम हो। समझे क्या? मतलब जनरल कैटेगरी का बालक यदि एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसकी आय तो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। समझ रहे हैं? क्योंकि वो तो आ जाएगा दुर्बल में। और यदि ओबीसी या एसबीसी वर्ग का बालक एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसकी आय 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। क्लियर? यही बालक है। अब देख लो, याद रह जाएगा ना, इसके अलावा नहीं है। अब कल जो सवाल पूछा है उसमें क्या पूछा है? यही पूछा है। उसमें एक सवाल पूछा कि निम्न में से कौन सा, फर्स्ट ग्रेड वाले पेपर की बात कर रहा हूं, निम्न में से कौन सा बालक वंचित वर्ग में नहीं आएगा? सुनना ध्यान से। निम्न में से कौन सा बालक वंचित वर्ग में नहीं आएगा? ऑप्शन ए दिया गया अनुसूचित जाति, एक दिया गया अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन सी दिया गया साथ में दिया गया होगा युद्ध वीरांगना, एक में दिया गया HIV एवं एड्स से पीड़ित बालक एवं उसके अभिभावक, और एक में दिया गया सभी रोग से ग्रसित बालक। ध्यान रखना है, जिसको जुकाम हुई है ना वो RT में एडमिशन लेने के लिए योग्य नहीं है। कोई रोग दूसरा नहीं है, केवल कौन सा है? HIV और कैंसर, ये दो है। चलिए, एक तो वंचित वर्ग हो गया, एक कौन से हो गए? दुर्बल। इन दो बालकों को क्या मिलेगा? 25% सीटों पर एडमिशन मिलेगा। ये बात है। अच्छा, इस बात का प्रावधान कहां किया गया है कि भाई इन बच्चों को 25% का छूट मिलेगी? कहां किया गया इसका प्रावधान? अब सुनिए एक बार, इसका प्रावधान किया गया है, आपको पता हो तो RT अधिनियम, RT एक्ट 2009 का अध्याय संख्या 4 याद है क्या आपको? उसकी धारा संख्या 12(1) और धारा संख्या 12(2) में किया गया है। यदि इसी तरीके से मैं राजस्थान RT नियमों की बात करूं तो राजस्थान RT नियमों के भाग संख्या कौन सा है? 5, नियम संख्या 10 और 11, यही तो है। अब ढूंढो मत, मैं बता दूंगा। देखो, धारा संख्या 12(1) में लिखा हुआ है कि निजी विद्यालय अपनी एंट्री कक्षा लेवल की कुल प्रवेशों के 25% सीटों पर दुर्बल वर्ग एवं वंचित वर्ग के बालकों को निःशुल्क प्रवेश देगा। लिख दिया। दूसरा, धारा संख्या 12(2) में लिखा हुआ है इन बालकों की फीस की प्रतिपूर्ति, फीस का व्यय या पुनर्भरण समुचित सरकार द्वारा किया जाएगा। समझ पा रहे? फिर भाग संख्या 5 के नियम संख्या 10 में लिख दिया कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों के जो निजी विद्यालय हैं वो अपनी एंट्री कक्षा लेवल में 25% सीटों पर वंचित वर्ग और दुर्बल वर्ग के बालकों को निःशुल्क प्रवेश देंगे। और सेम हुआ बात 11 में लिख दी कि इन बालकों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा की जाएगा। क्लियर? इसका मतलब जो बात यहां पर लिखी गई है वो बात यहां पर लिखी गई है, और जो यहां लिखी गई है वो कहां लिख दी है? कोई डाउट नहीं है? लिखो प्रावधान। सर एड्स रोग भी शामिल है क्या? प्लीज रिप्लाई। एड्स नहीं है, केवल HIV है। छोरो, तुम एक है ना गड्ढा खोद दो जिसमें मैं समाधि ले लूं।
इसीलिए मैंने कहा कि पहले पढ़ पढ़ा के आया करो, तुम ऐसे मत आ जाया करो आगे 5वीं 8वीं पास करके। बेटा मुझे लगता है तू 5वीं क्लास 8वीं क्लास पढ़ के फिर 2-3 साल कोविड में पढ़ लिए होंगे ना, इतना ही हुआ होगा, इससे ज्यादा नहीं हुआ होगा। HIV को ही एड्स कहते हैं। हेडिंग केवल प्रावधान ही डालें क्या? हाँ, हेडिंग केवल प्रावधान ही डालना है। प्रावधान डाल दिया। प्रावधान में ये ऐसे लिख लो, RT एक्ट 2009 अध्याय 4 धारा संख्या 12(1) 12(2), फिर राजस्थान RT नियम भाग 5 नियम 10 और 11 सेम लिख लो। जैसे मैंने लिखा है ना वैसे का वैसे लिख दो। सर आपकी क्लास 7 बजे है, मेरी क्लास 7 बजे है सुबह। सबको एक साथ ही कह दूं, सिलिकोसिस नहीं है क्या? नहीं, सिलिकोसिस रोग सम्मिलित और बाकी कोई सा ही नहीं किया गया है। केवल यही है। हो गया? अच्छा मुझे बताया कि मुझे इनमें डिटेल लिखवानी वापस थोड़ी पड़ेगी, क्योंकि हमने लिख रखी है ना वहां पर। शायद ये नहीं लिख रखा, 12(1) और 12(2) को अलग अलग नहीं लिखा होगा। नहीं लिखा ना, तो नीचे अब अलग से लिख लो धारा 12(1). चलो तुम्हारा पढ़ने में जी दौरा क्यों होता रहे? ये भी कह रहा है कि सर हम 7 बजे तो जागते हैं। हैं? क्यों जी दौरा हो रहा है तुम्हारा? मुझे समझ में नहीं आता है। तुम्हारा पढ़ने में जी दौरा हो रहा है, क्या करना पड़ रहा है तुम्हें? तो चुपचाप आके बैठ के पढ़ना पड़ रहा है। हैं? लेट सोते हैं, पढ़ते हैं रात को कितने बजे तक? हैं? 2। तो बेटा थोड़ा कम पढ़ लो, इतना मत पढ़ो, इतना पढ़ने से पागल हो जाओगे। अरे अरे क्या हो गया? आंदोलन कर दिया क्या? शांत हो जाओ। मुझे है नहीं है, संस्था के नियम बहुत बड़े भारी नियम होते हैं। ये तो आप तो समझते हो ना इन चीजों को, पहले से जो कोचिंग किए हुए वो समझते हैं। नियम बहुत भारी होते हैं, रूल इज रूल, अपने हिसाब से नहीं चलेगा, अपने हिसाब से नहीं चलता। और आपको क्या लगता है मेरी चलती है क्या? नहीं, जितनी आपकी चलती है उतनी मेरी कुछ नहीं चलती है, सिर्फ अपने को ज्यादा पता नहीं होता है। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस अलग होती है। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हमारा सिलेबस इतने घंटे का है, इतने घंटे दे दीजिए हमें, इतने घंटे कर दीजिए, इससे ज्यादा भाई प्रशासन बहुत लंबा चौड़ा। आपको क्या लग रहा है एक बैच थोड़ी चल रहा है, 50 बैच चल रहे हैं। 50 बैच में मैनेज करना छोटी सी बात होती है कि कौन सा टीचर कहाँ जाएगा। अब मेरे को एक दिन मैनेजमेंट दे टकरा जाए आपस में, एक ही टीचर, एक क्लास में टीचर आए नहीं, एक ही क्लास में 3-3 एक साथ आए हैं। मैनेजमेंट होना छोटी बात थोड़ी है, बहुत माथा फोड़ी रहती है कि रोजाना इतने लोगों को व्यवस्थित रखना। इसलिए इनके क्लास का टाइम जो होता है ना वो करेक्ट होता है भाई, 7 से 9, 9:15 से 11:45, उसके बाद 11 से 12:30, ये क्लास का टाइम फिक्स होता है। कई स्थितियों में जैसे मान लीजिए अब मेरी क्लास है तो फिर मैं कहूँगा कि भाई 7 से लेकर 9:30 कर दो और फिर 10:45 से लेकर 12:15 कर दो, ताकि बच्चों को 2 बार बाहर नहीं भागना पड़े, एक बार में ही काम हो जाए और 15 मिनट जल्दी भी छूट जाए, स्टूडेंट जल्दी भी छूट जाए। पढ़ना वही 5 घंटे, तो ज़्यादा कुछ नहीं है ना। और हमें सिर्फ इतना पता होता है कि हमारी टिकट बना के ये कहते हैं कि आपकी टिकट इतनी बजे इस ट्रेन में आ जाइए। जैसे ही पहुंचते हैं गाड़ी तैयार मिलती है, उठा के होटल में डाल दिया जाता है। उसके बाद टाइम टेबल आता है, देखते हैं, सुबह गाड़ी लग जाती है, बैठ जाओ,
लाके क्लास में छोड़ देगी, आगे कौन सी क्लास है वो छोड़ देगी और शाम को वापस वहाँ डाल दिया जाता है। बस इतना काम होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा नहीं पता रहता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अपने बेच का पता रहता है। और अब आप कह रहे हैं कि पढ़ाई कम हो रही है, नहीं हम पढ़ नहीं पा रहे हैं इतने, तो भाई ये जाहिर सी बात है कि यहाँ का कोई भी टीचर XYZ, कोई एक आध टीचर को छोड़कर खूब क्लासें लेता है। खूब क्लासें मतलब मैं सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक क्लासें लेता हूँ। आपको नहीं पढ़ाऊँ तो अलग बात है, बेच तो खूब सारे चल रहे हैं ना। स्कूल मैनेजमेंट नहीं यहाँ, और नहीं मतलब यहाँ रहता हूँ तब की बात कर रहा हूँ, अभी यहीं हूँ तो सेकंड ग्रेड वाले खूब सारे बैच चल रहे हैं और सुबह 7 से शुरू होते हैं। और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि 8 के बाद जाके रिकॉर्डिंग करवानी पड़ती है। रिकॉर्डिंग कई सारे बैच चलते हैं, कई सारे बैच चलते रहते हैं। तो फिर आप 8:30 से 9 बजे से घंटे भर के लिए रिकॉर्डिंग, और फिर अब इतनी माथाफोड़ी करनी है तो उसको पढ़ना भी पड़ता है। आपको क्या लगता है पढ़ना नहीं पड़ता है क्या? ये चीज़ें ऐसे ही तैयार हो जाती है क्या? इस बैच में क्या चल रहा है, उस बैच में साइको चल रही है, उस बैच में साइको का वो टॉपिक चल रहा है, इसमें मैनेजमेंट का ये टॉपिक चल रहा है, सब अलग अलग होते हैं ना, तो माथाफोड़ी भी करनी पड़ती है। तो आप सोने के लिए टाइम हमें भी इतना ही मिलता है, तो परेशान मत होइए आप कि भाई हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं, सुबह कैसे उठा जाएगा, 5 घंटे पढ़ रहे हैं। मेहनत करनी पड़ेगी। जितना आसान दिखता है ना उतना आसान है नहीं। यदि इतना आसान होता तो सब मास्टर बन जाते, है ना। हाँ तो करना पड़ेगा, जो 13 घंटे पढ़ेगा वो लगेगा, 12 घंटे वाला रह जाएगा। 12 घंटे सोते हो। देखो ये अपने शरीर को जैसे डालेंगे ना वैसे डल जाएगा। यहाँ आने के बाद मुझे इतना पता है कि 12 बजे से पहले कैसे ही नहीं सोना होगा किसी भी तरीके से। यदि हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम भी होता है तो हम, आपको पता है उल्टे सीधे शौक भी है। जैसे मान लो कि ऐसा लगा कि यार थोड़ा टाइम है, तो फ़ायदा ये है कि सिनेमा हॉल जस्ट होटल के पास में है, तो तुरंत भी भाई 9:15 वाला शो है, लगाया 12 साढ़े 12 बजे तक वहाँ पर बिता देते हैं। तो सप्ताह में 1-2 दिन तो ऐसे निकल जाते हैं। फिर कई बार इतने सारे लोग होते हैं तो बैठ जाते हैं, कई बार पढ़ते हैं, फिर तो 12-1 बजे के पहले तो सोना संभव नहीं होता है, और फिर सुबह 5 बजे उठकर तैयार होना पड़ता है। तो इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जब नौकरी लगने के बाद भी इतनी मेहनत की जा सकती है तो नौकरी लगने से पहले क्यों नहीं की जा सकती है? पढ़ना है, उठना है सुबह कितने बजे? 6 बजे तो उठ ही जाना, 7 बजे से क्लास होगी तो, है ना। और नहीं उठो तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने घड़ी बराबर है। लिखो धारा 12(1) निजी विद्यालय अपनी 12(1) धारा 12(1) लिखिए ना नीचे, उसमें लिखना है निजी विद्यालय अपनी एंट्री कक्षा लेवल में 25% सीटों पर 25% सीटों पर वंचित एवं दुर्बल वर्ग के बालकों को निःशुल्क प्रवेश देगा। लिख लिया? अब लिखो धारा 12(2) धारा 12(2) लिखो इन बालकों की फीस का पुनर्भरण
इन बालकों की फीस का पुनर्भरण समुचित सरकार द्वारा किया जाएगा। फीस का पुनर्भरण समुचित सरकार द्वारा किया जाएगा। अब इनके आगे तो नहीं लिखवाना है ना, 12(1) के आगे तो बराबर लगा के लिख लेंगे नियम 10, और 12(2) के आगे बराबर लगा के लिख लेंगे नियम 11। और शायद वो बात पहले लिख ली है हमने, अब बार बार में लोड नहीं लेना है। अब मैं ढंग से समझाता हूं। देखो, कार्य तो ये चीजें समझने जरूरी है। एक सवाल आ जाएगा अब जो हम पढ़ेंगे ना, उसमें से एक सवाल निश्चित रूप से आएगा आपके, और सवाल गलत नहीं होना चाहिए। देखना, बहुत अच्छी तरीके से समझना है। हलचल शांत। अब सुनो, क्या प्रत्येक निजी विद्यालय देगा क्या है? क्या राजस्थान का प्रत्येक निजी विद्यालय देता है क्या है? मान्यता प्राप्त। क्या बिना मान्यता के निजी विद्यालय चल सकता है क्या? यदि चलेगा तो जुर्माना। तो इसका मतलब जो स्कूल चल रहा है वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं है? तो जो मान्यता प्राप्त होगा वो सभी देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। क्या ऐसा कोई विद्यालय जो नहीं देता है? हैं? नहीं देते हैं? ऐसा है क्या कोई नहीं देता है? बताओ, खुल के बताओ मुझे। नहीं, सुनो मेरी बात। राजस्थान हर साल इसके लिए नियम, अपनी एक गाइडलाइन जारी करता है, हर वर्ष एक गाइडलाइन। इस वर्ष की गाइडलाइन के अनुसार राज्य में लगभग 45,000 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय स्थित है, जो सभी के सभी विद्यालय अपनी एंट्री कक्षा लेवल के 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश देंगे और देते हैं। एक भी विद्यालय छूता नहीं है। अच्छा, ये निजी विद्यालय के लिए जो प्रवेश दिया जाता है 25% सीटों पर, मान लो एक क्लास में, पहली क्लास में 25% सीटों पर है, वो दूसरी में चले गए, तीसरे में चले गए, ऐसे करके हर साल नए आते रहे। एक स्कूल में मान लीजिए 20 बच्चे हैं एक क्लास में, तो 8वीं क्लास तक कितने हो गए निःशुल्क वाले? टोटल 160 हो गए ना। एक बच्चे की फीस मान लेते हैं 10,000 रुपए हैं, जो उसे सरकार देगी उस स्कूल को। यदि वो 10,000 रुपए एक साल की उस बच्चे की एक की फीस देगी, तो 160 बच्चों की फीस कितनी होती है? 16 लाख। कितनी होती है? इसका मतलब उस विद्यालय को 16 लाख रुपए हर साल के कौन दे रही है? सरकार दे रही है। ये जब अधिनियम आया ना, तो ये अधिनियम उन स्कूलों के लिए बहुत प्राणवायु बनकर आया, जो ये चल रहे थे ना गाँव में कि बस आज बंद हो जाए, कल बंद हो जाए, परसों बंद हो जाए। उनके लिए कितना आनंद आ गया उनको, क्योंकि गाड़ी का खर्चा पूरा का पूरा 16 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 12 लाख जो भी था वो सरकार दे देती है। तो उन्होंने तो राज्य खुशी स्वीकार किया इसको। लेकिन ऐसे स्कूल जिनकी मैं कल बात कर रहा था, जिनके पहली क्लास की फीस, अच्छा सरकार क्या देती है मैं बताऊं। सरकार ने अपना एक उच्चतम क्राइटेरिया निर्धारित कर रखा है कि पहली क्लास की फीस 10,000 रुपए। उसके बाद विद्यालय भी अपनी हर साल फीस तय करता है समिति के अनुसार। जैसे एसएमसी है ना अपने यहाँ, वहां प्रवेश समिति, वहां समिति होती है, उनकी सोसाइटी होती है, सोसाइटी में प्रस्ताव लिया होता है, तो वो तय करता है कि मेरे विद्यालय की पहली क्लास की फीस 7,000 है। अच्छा, विद्यालय बड़ा ज्यादा नहीं करता है कभी भी, क्योंकि उसे इनकम टैक्स बचाना होगा, इसे जीएसटी बचाना होगा। फीस जितनी ज्यादा दिखाएगा, अब चाहे बच्चा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उतना टैक्स तो उसको लगेगा ही लगेगा कि इतने नामांकन हो गए। इसलिए वो हमेशा कोशिश ये रखते हैं कि उसमें लिख के तो 5,000 रखते हैं, फीस रखते 10,000 है। सरकार ये कहती है कि हम उस स्कूल को फीस कितनी देंगे। एक तो हमने क्राइटेरिया निर्धारित कर रखा है कि 10,000 है, और दूसरा उन्होंने कर रखा है, उनमें से जो न्यूनतम होगी ना वो फीस दे के आएंगे। समझ गए? अब मान लो किसी स्कूल ने 5,000 तय कर रखा है, तो सरकार उसको 5,000 के हिसाब से देगी। किसी स्कूल ने मान लो 15,000 तय कर रखा है, तो सरकार उसे 10,000 के हिसाब से देगी। समझ गए मेरी बात को? अब उन्होंने तो तय कर रखा है 1.5 लाख रुपए सालाना, और सरकार ने कर रखा है 10,000, तो सरकार कितने देकर आएगी? 10,000। उनको ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो जाएगी। बात ये नहीं है, बात ये भी नहीं है उन स्कूलों के लिए, वो कोई समस्या नहीं है उन स्कूलों के लिए कि हमें फीस कम मिल रही है। उन स्कूलों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वहां पर जो 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए सालाना फीस देकर अपने बच्चे को एडमिशन करवाता है,
वो माँ बाप, वो अभिभावक पढ़ाने के लिए नहीं भेजते हैं, उसको एटमॉस्फेयर के लिए भेजते हैं, वातावरण के लिए भेजते हैं। किसके लिए भेजते हैं भाई? उन स्कूलों में एक वातावरण क्रिएट किया जाता है जो वास्तव में एलिट क्लास का वातावरण होता है। एलिट मतलब उच्च वर्ग का। उनकी सोच बड़ी होती है, उनकी बातें बड़ी होती है। जब ऐसी स्कूल के बच्चों को आप आपस में बात करते सुनते हैं ना, पहली दूसरी क्लास के बच्चों को, तो पहली दूसरी क्लास के बच्चे बात क्या करते हैं कि अच्छा दोस्त तुझे पता है कि मेरा जो बर्थडे है ना, मेरा बर्थडे, अब की बार मेरे बर्थडे पर हम गोवा जाएंगे विश करने के लिए। हमने फ्लाइट बुक करवा ली है, हम गोवा जा रहे हैं, कल निकल रहे हैं, कल टेक ऑफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दो चार बातें वो करेंगे। वो दूसरा वाला कहते हैं कि अरे अपना बर्थडे आ रहा है कि मार्च में, और अब की बार तो मेरे डैड ने कहा है कि हम लोग कनाडा जाएंगे, हम तो कनाडा जा रहे हैं। एक कह रहा है मेरे बर्थडे पर मुझे डैड है ना अब की बार ऑडी गिफ्ट करने वाले हैं, उन्होंने कहा बेटा ऑडी गिफ्ट करूंगा अब की बार। आपको लग रहा है मैं फेंक रहा हूं? जिस बच्चे के लिए पहली क्लास के लिए 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च किए जा सकते हैं, इसका मतलब है उन अभिभावकों के पास पैसों की कमी नहीं है। मैंने तो बहुत छोटी बातें की है उनके सामने, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप सोच के देखिए, उनका माहौल चाहिए, उनको वातावरण चाहिए। अच्छा, इस अधिनियम के तहत, इस नियम के तहत जो सरकार अपने वाले बच्चों को पढ़ाती है, उनको अब अपने 25% बच्चे उनमें अपने वाले चले जाएंगे। कौन से? दुर्बल, वंचित वर्ग के। अब आप सोच के देखो वो बालक किस प्रकार के होंगे। वो उनके बीच में पहुंच जाएंगे जिनके पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए ठीक ढंग के कपड़े नहीं है, स्नान करने का तो मतलब 10-15 दिन का है। वो बच्चे उनके बीच, अच्छा सरकार कहती है इनको इनके बीच में बिठाना पड़ेगा, अलग नहीं बिठा सकते। ये मैं आगे समझाऊंगा कैसे। आपकी जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट टीचर की जिम्मेदारी है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला निःशुल्क बच्चा उनके बीच में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। मुझे बताइए, जब अपने वाले 25% बच्चे उनके बीच में चले जाएंगे तो क्लाइमेट किसका खराब होगा? अपने वाले बच्चों का। अपने वाले बच्चों का क्लाइमेट। जब आदमी नंगा ही हो जाता है उसके बाद वो क्या उतारेगा? तो कहते हैं ना, नंगा क्या धोएगा और क्या निचोएगा। अपने वाले तो जितने धरतियां उतरने थे ना उतने उतरे हुए हैं। अपना क्या क्लाइमेट खराब होगा, अपना क्या नुकसान होगा? नुकसान किनका होगा? उनके लिए अपने वाले कोतवाल बन जाएंगे। भाई कोतवाल का विषय होगा। अच्छा, वो बड़ी गजब की बात कर रहे होंगे। अपने वाले तो बच्चे होंगे जो फर्राटेदार फेंक रहे होंगे, किसी के बाप की नहीं सुन रहे होंगे, फर्राटेदार चल रहे होंगे, और एक लाइन में, एक वाक्य में 3-4 बार तो हैं 3-4 बार तो कहते ही कहते होंगे तेरी। अब मुझे एक बात बताओ, यही कहते हैं? भाई जाहिर सी बात है, अरे ये मजाक नहीं है मेरे द्वारा किया गया। उन क्लाइमेट, अच्छा वो बच्चे बड़ा सीख के जाएंगे, वो बच्चा सीख के जा रहा है, और जैसे ही उनको वो डैड कहेंगे, डैडी होंगे, माता पिता होंगे, छोटे भाई बहन होंगे, वो आपस में लड़ेंगे। वो कौन से? एलिट क्लास वाले। तो जब लड़ेंगे तो बच्चे को गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो उसको याद आएंगे हमारे महाराणा प्रताप, हमारे वाले मालदेव, है कि नहीं है? अपने वाले योद्धा। और वो फिर कहेगा ले रुक, और फिर वो फराटेदार शुरू का। घर वाले कहेंगे ये क्या है, तुझे ऐसे क्लाइमेट में ही नहीं रखा, तू कहां से सीख के आया है? वो कहेगा स्कूल में मेरा एक नया दोस्त है। नया दोस्त। अच्छा, नए वाले दोस्त मांग क्या करेगा उससे? वो पुराना बड़ा वाला वो दोस्त क्या कहेगा कि यार मेरे पास है ना, जो मैं, तू जाके क्या करता है? बोले मैं तो यार कुछ नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा सा फ्रूट का नाश्ता ले लेता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। वो अच्छा, बोले बिस्किट पड़े तेरे पास? बोले हाँ, कल मेरे लिए ले आना। अपने वाला ज़्यादा से ज़्यादा ये डिमांड करेगा उससे, तो फिर वो बैग में भर भरा के लाएगा, और यदि नहीं ला रहा है तो अपने वाला आंख दिखाएगा, बोले देख कल है ना, खैर नहीं है तेरी। अब सोच के देखो, उन स्कूलों वाले जो संस्थापक है वो क्या करें? वो अभिभावक उनके पास पहुंच के बोले क्या कर रहे हो आप लोग, हमने किस बात के पैसे दिए हैं? क्लाइमेट के पैसे दिए हैं, क्लाइमेट बनाओ। बोले करे क्या, ये सरकार जो है ना इसने दबा रखा है। फिर वो कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, यहाँ से मामला नहीं का पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने गए, बोले हटाओ इसको। हम क्यों दें भाई, जब हमने आपका कुछ लिया ही नहीं है तो हम बच्चों को निःशुल्क क्यों पढ़ाएं भाई? क्यों पढ़ाएं उन बच्चों को? जाहिर सी बात है। तो अपने वकील उतरा,
अपने वाले वकील, अपना वाला वकील अच्छा था, मुझे ऐसा लगा कि यार वकील बहुत गजब का था वो। अपने वाला जो एडवोकेट था ना, उसने कहा कि देखो जी इसमें ये नियम लिखा हुआ है। बोले क्या नियम? इसमें लिखा हुआ है कि यदि सरकार ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से उस जिसका सहयोग किया हो ऐसा कोई विद्यालय हो, वो विद्यालय 25% सीटों पर एडमिशन देगा। बोले मेरा सहयोग कैसे किया आपने? प्रत्यक्ष तो किया ही नहीं है, अप्रत्यक्ष कैसे किया? बोले मेरे को क्या फीस दी आपने? मेरे को बिल्डिंग बना के दी? मेरे को क्या दिया आपने? मेरे को आज जो टीचर्स लग रहे हैं उनकी सैलरी दे रहे हो, मेरे को जगह दी, आपने किया क्या? प्लॉट मैंने खुद ने खरीदा, स्कूल मैंने खुद ने बनाई, टीचर मैंने खुद ने, खर्चा मेरा खुद का, गाड़ियां मेरी, आपने क्या सहयोग किया? तो देखो अपने वाले वकील ने कहा कि देखो बात यह है कि संविधान में लिखा हुआ है कि भूमि राज्य की है। राज्य मतलब देश। हमने, राज्य ने आपको भूमि प्रोवाइड करवा रखी है, सर पैसे आपने दिए होंगे, आप अपने स्कूल को यहां से उठाइए, चांद पर ले जाइए, फिर आपको हम नहीं कहेंगे कि हमें प्राइवेट निःशुल्क एडमिशन दो। कोर्ट ने कहा यार बात पॉइंट है यार, बाकायदा यार, भूमि किसकी है? बोले राज्य की है। आपको तो केवल लीज पर दी गई है वो भूमि 99 साल के लिए, भूमि तो किसकी है? राज्य की। जब चाहे तब राज्य उसका क्या कर सकता है? प्रयोग कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इसलिए आप याद करके देखो, जहां से सड़कें बनती है, जहां सरकारी बनते हैं, वहां पर वो कहते हैं कि नहीं भूमि नहीं देंगे, नहीं देंगे तो जैसी भी ले लेगी। प्रेम से दो तो ठीक है, हाँ आपको दूसरी जगह निवास करने के लिए सरकार कुछ निश्चित राशि जरूर दे देगी कि वहां पर ले जाकर स्थापित कर लो। बाकी भूमि किसकी है? सरकार की है, राज्य की है, देश की है। भूमि राज्य की रहेगी, उनको देना पड़ रहा है। आज भी वो एडमिशन दे रहे हैं, पूरा 25% दे रहे हैं, और उन बालकों को एक जगह बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। ध्यान रहेगा। अब देखिए इसमें एडमिशन देने के लिए क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले तो आप लिखें प्रवेश हेतु आयु। सबसे पहले तो, अरे लिख लिया क्या? नहीं लिखा तो ऐसे लिख लो प्रारंभ। ये प्रवेश देना राजस्थान में प्रारंभ कब हुए हैं? 2012-13 के सेशन से। 2011 में नियम बना, फिर 2012-13 के सेशन से राजस्थान ने क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। इन सबको ऑनलाइन कर दिया। पहले ऑफलाइन देते थे, अब क्या कर दिया? अगले सेशन से ही 2013-14 से। और ऑनलाइन करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया, उस पोर्टल का नाम है पीएसपी पोर्टल। पोर्टल तो समझता है ना आप लोग क्या है? पोर्टल मतलब एक पूरी वेबसाइट निर्मित की गई और उसके बाद में उसका एक ऐप भी आ गया पीएसपी के नाम से, प्राइवेट स्कूल पोर्टल। इसका नाम है पीएसपी, www.rajpsp.nic.in। हो गया? तो पीएसपी पोर्टल पर क्या किया जाता है? इनको ऑनलाइन किया जाता है। अब लिखो प्रवेश हेतु आयु। प्रवेश हेतु आयु। अच्छा बाकी देखो कुछ भी हो, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वर्तमान के सेशन में किसको एडमिशन दिया जा रहा है? तो वर्तमान के सेशन में एडमिशन दिया जा रहा है एक तो कक्षा PP3+, PP3+। PP3+ का मतलब होता है प्री प्राइमरी 3 वर्ष से ऊपर का बच्चा, मतलब नर्सरी। एक होता है PP4+, मतलब प्री प्राइमरी में 4 वर्ष से ऊपर, मतलब जूनियर KG। और एक PP5+, वो होता है सीनियर KG। समझ पा रहे? अच्छा यहां पर किसको एडमिशन मिलेगा? जिस बच्चे की आयु 3 से 4 वर्ष के बीच में हो। आयु कितनी हो? 3 से 4 वर्ष। और एक मिलता है कक्षा 1। और जिस बच्चे की आयु 6 से 7 वर्ष के मध्य हो। ये लो, इससे पहले वाले सेशन में हम लोग केवल क्लास 1 में दे रहे थे, और क्लास 1 के लिए आयु हमने कर रखी थी 5 से 7। आयु कर रखी थी 5 से। इस सेशन में हमने नियम को बदल दिया है, यही याद रखना है आपको। आज बच्चे का एडमिशन केवल कौन सी क्लास में होता है? या तो PP3+ में होता है, और या होता ही नहीं है
आरटी में एडमिशन लेना है तो या तो 3 से 4 वर्ष के बीच का बच्चा है तो पीपी 3+ में हो जाएगा, और या फिर 6 से 7 वर्ष के बीच का है तो पहली क्लास में एडमिशन हो जाएगा। जो स्कूल ये कहता है ना कि मैं पहली क्लास से स्कूल को चला रहा हूं, उसकी मान्यता पहली क्लास से है, वो तो पहली क्लास में एडमिशन देगा। और जो स्कूल ये कहता है ना कि मैं तो प्री प्राइमरी से चला रहा हूं, तो वो प्री प्राइमरी में नर्सरी में दे देगा। समझ गए आप? अच्छा, मान लो ऐसे बच्चे को एडमिशन आपने दे दिया, ऐसे बच्चे को एडमिशन दिया। अब मान लो पहली क्लास में आपने 10 बच्चों को निःशुल्क एडमिशन दिया, साथ में 30 बच्चे सशुल्क वाले हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि 25% समझती हो ना बालिकाओं, 40 बच्चे होंगे तो उनमें से 10 तो कैसे हो जाएंगे? निःशुल्क। अच्छा चलो रहने दो, तुम छोड़ो, कुछ मत बताना, तुम बताना मुझे। यदि एक ऐसा स्कूल जिसमें पहली क्लास में कुल 20 बच्चों का एडमिशन हुआ, तो उसमें कितने बच्चे निःशुल्क होंगे और कितने फीस वाले होंगे? 5 निःशुल्क। कितने? 20 में से सोचो, देखें, मैं 25% की बात कर रहा हूं। कॉन्फिडेंस लाओ। अरे 25% 20 का 5 ही होता है। कितना होता है? 5 ही होता है। और 15 बच्चे कौन से हो गए? सशुल्क वाले। कौन से हो गए? सशुल्क वाले। अब मुझे एक बात बताओ, पहली क्लास में उसके पास 20 बच्चे थे, 5 उसके पास कैसे थे? निःशुल्क वाले। वो बच्चे पहली क्लास पास करके आगे जाएंगे ना दूसरी क्लास में। दूसरी क्लास में मान लो संयोग से उसके पास दूसरी क्लास में नए फीस वाले एडमिशन आ गए 20 और, तो कुल कितने हो गए? 40। तो हम निःशुल्क वाले बच्चे बढ़ाएंगे क्या? नहीं बढ़ाएंगे। मान लो दूसरी कहानी, यदि वो 5 बच्चे दूसरी क्लास में पहुंचते हैं और संयोग से उसके पास जो 15 बच्चे थे ना, वो सारे टीसी कटा के चले गए, कितने रह गए? 5। तो क्या उन बच्चों को निकाल देंगे क्या? ये अनुपात केवल पहली कक्षा में देखा जाएगा। कहां देखा जाएगा? समझ गएगा? एडमिशन भी केवल कौन सी कक्षा में होगा? पहली में। यदि बच्चा छोटा है तो कौन सी में हो जाएगा? पीपी 3+। अनुपात केवल कहां देखा जाएगा? पहली क्लास में। उसके बाद नहीं देखा जाएगा। यदि बच्चों ने एडमिशन ले लिया है एक बार, जब तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो आप उसे निष्कासित नहीं कर सकते। धारा 16 में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ना, निष्कासित नहीं कर सकते, चाहे भले उसके पास एक भी बच्चा सशुल्क वाला नहीं रहे, उसको उन निःशुल्क वाले बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यदि बच्चा अपनी मर्जी से टीसी कटवा लेता है ना, टीसी का अधिकार है ना उसको, धारा किसमें? 5 में। उस अधिकार का उपयोग कर लेता है, वो कहता है कि नहीं मैं तो दूसरी स्कूल में पढ़ूंगा, इसमें नहीं। फिर सरकार को कहता है कि मुझे इस प्राइवेट स्कूल पसंद नहीं है, ये आई है, तो वो कहता है कि पढ़ तो ले लेकिन फीस तू ही दे। मतलब एक बार टीसी कटाने के बाद उस बच्चे का एडमिशन दूसरी स्कूल में आरटी के तहत नहीं होगा। बात क्लियर है? भूलेंगे तो नहीं? एक स्कूल प्री प्राइमरी से चल रहा है, तो प्री प्राइमरी में उसका नर्सरी में उस बच्चे का एडमिशन हो गया। नर्सरी में 20 बच्चे थे, 5 बच्चे हो गए निःशुल्क वाले और 15 बच्चे हो गए सशुल्क वाले। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो बच्चे पढ़ते पढ़ते PP+4 में आए, उसके बाद PP+5 में आए, 4 और 5 में उसके पास नए एडमिशन हुए, अनुपात नहीं देखना है। समझ पा रहे हैं? या टीसी कटा के चले गए, अनुपात नहीं देखना है। लेकिन वो बच्चे क्लास 1 में आ गए, 1 में आ गए, तब यदि उनमें से सशुल्क वाले बच्चे टीसी कटा के चले गए, यदि चले गए तो उन बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा, आपको उन बच्चों को निकाल नहीं सकते। लेकिन यदि क्लास 1 में उसके पास सशुल्क वाले एडमिशन ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उस अनुपात में वापस निःशुल्क का एडमिशन भी दिया जाएगा। समझ गए बात मेरी? शायद मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इसका मतलब एक बार एडमिशन दे दिया, उसके पास लास्ट तक 8वीं क्लास तक चलेगा। अब यदि बच्चा फेल भी हो गया, इस दौरान बच्चा फेल हुआ, तो हमने नियम बना दिया कि यदि बच्चा बीच में 5वीं 8वीं में फेल हो गया ना, उसके बाद हम उसको पैसा नहीं देंगे। इसका मतलब वो पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, सदुपयोग नहीं हो रहा है। खैर, स्कूल नहीं बदल सकता बच्चा अपनी मर्जी से, सरकार उसे निकाल नहीं सकती है। यहां तक की बात क्लियर। बच्चे को एडमिशन देंगे, जब बच्चा इस पीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेगा,
इस पीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेगा। आवेदन करेगा तो जैसे मान लो ये गांव है, सॉरी ये ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत में ये 4 गांव है, इस गांव में ये वार्ड है, समझ गए क्या आप। यहां पर विद्यालय स्थित है प्राइवेट, कौन सा है, प्राइवेट विद्यालय। एक बच्चा जब प्रवेश करे, एडमिशन आवेदन करेगा निजी स्कूल के लिए, तो पहली बात तो इन शर्तों को पूरा करना होना चाहिए। उसके बाद वो बच्चा अपनी इच्छित 5 स्कूल चूज कर सकता है, भर सकता है उसमें। कितनी स्कूल, 5। वो कहेगा कि मेरा एडमिशन इस स्कूल में होना चाहिए। यदि इसमें नहीं होता है तो दूसरी प्राथमिकता इसकी है, यदि इसमें नहीं होता है तो इसकी है। जैसे हम लोग प्राथमिकता लेते हैं ना नियुक्ति के समय, वैसे वो प्राथमिकता लेगा। मान लो यहां क्या होगा, ये स्कूल सबसे पहली प्राथमिकता देगी इस वार्ड के बालकों को। इसके पास मान लो कुल 40 एडमिशन हुए हैं, तो 10 एडमिशन किसके होंगे, निःशुल्क वाले। यहां मान लो इस वार्ड से इसके पास 10 फॉर्म आते हैं, तो 10 का एडमिशन हो जाएगा। यदि 10 से ज्यादा आते हैं इसी वार्ड से, केवल एक वार्ड की बात कर रहा हूं, तो लॉटरी निकाली जाएगी। क्या किया जाएगा, लॉटरी निकाल दी जाएगी। फिर यदि 10 से कम आए तो दूसरी प्राथमिकता दी जाएगी इस पूरे गांव को। अब इस गांव में भले आपके अन्य भले 3 वार्ड है, चाहे 4 वार्ड है, चाहे 5 वार्ड है। यदि मान लो इसके 8 एडमिशन यहां हो गए, 2 एडमिशन बचे ना इसके पास, अब इस गांव के इसके पास 15 फॉर्म आए हुए हैं इस वार्ड को छोड़कर अन्य वार्डों के, तो उन 15 की लॉटरी निकाल जाएगी। आ रही है समझ में। ये लॉटरी निकालने का काम अपन नहीं करेंगे, ये पीएसपी पोर्टल वो ऐप पर अपने आप होती रहेगी, ऑटोमेटिक होती है, ऑनलाइन हो रहा है सारा काम। फिर इसके पास मान लो फिर भी सीटें खाली रह गई, तो फिर ये इस ग्राम पंचायत में से इसके पास जो भी आवेदन आया हुआ है उस आवेदन में से उनका एडमिशन देगा। और यदि ग्राम पंचायत में से ज्यादा आए हुए हैं तो फिर लॉटरी निकल जाएगी, तो लॉटरी के आधार पर एडमिशन। अब मान लो कुल ग्राम पंचायत पूरी में से इसके पास केवल 8 ही आवेदन आए उस स्कूल के पास, और इसके पास आवेदन सीटें कितनी हैं, 10, तो ये 2 सीटें नहीं भरी जाएगी। ग्राम पंचायत के बाहर के बालक को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या। कैचमेंट एरिया ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत निर्धारित कर रखा है हमने, उस ग्राम पंचायत के बाहर के बालक को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। शहरों में हमने ये कर रखा है संबंधित निकाय। संबंधित निकाय का मतलब है यदि नगर पालिका है तो नगर पालिका, यदि नगर परिषद है तो नगर परिषद का बालक, और यदि नगर निगम है तो नगर निगम का बालक। इन चीजों को अभी नहीं समझेंगे, इन चीजों को पॉलिटिकल पढ़ेंगे तब समझेंगे। नगर पालिका में भी तो वार्ड होते हैं कि नहीं होते हैं, सेम वही प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएगी। प्राथमिकता वार्ड को दी जाएगी, उसके बाद स्थानीय निकाय को दी जाएगी। बाहर का बालक एडमिशन नहीं लेगा। गांठ बांध के सुन लिया है ना, लेकिन उसके कुछ शर्तें हैं। एडमिशन नहीं लेगा ये तय है, इसमें निवासित ही लेगा। अब कुछ शर्तें हैं, जैसे मान लीजिए उसने निवास यहाँ का बना लिया, किराएनामा वगैरह कई सारी चीज़ें होती है ना, लेकिन उसको पेपर में नहीं करना है, उसको तो प्रैक्टिकल में काम में लेना है। पेपर में यही करना है कि ग्राम पंचायत से बाहर का बालक एडमिशन नहीं ले सकता है। ठीक है, इस ग्राम पंचायत को हम लोग कैचमेंट एरिया भी बोलते हैं कि उस कैचमेंट एरिया से बाहर का बालक एडमिशन नहीं ले सकता। क्लियर, कोई डाउट। 2 लाइन लिखो, देखें जल्दी से लिखो। क्या लिखा है आपने, लिखो। प्रवेश हेतु तो ये तो लिख लिया ना आयु, तो अगले में लिखो आवेदन करते समय 5 इच्छित विद्यालय, 5 इच्छित अपनी इच्छा से तय किए गए विद्यालय, इच्छित विद्यालय, 5 इच्छित विद्यालय प्राथमिकता के आधार पर भर सकता है, प्राथमिकता के आधार पर भर सकता है। हो गया। नेक्स्ट सब हेडिंग लिखो,
प्रवेश के लिए कैचमेंट एरिया, प्रवेश के लिए कैचमेंट एरिया अपने आप ही लिखना है। प्रवेश के लिए कैचमेंट एरिया, प्रवेश के लिए कैचमेंट एरिया। लिखो, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित निकाय, शहरी क्षेत्र में संबंधित निकाय, संबंधित निकाय। फुल स्टॉप लगाओ और आगे कंटिन्यू लिखो। इनमें पहली प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता संबंधित वार्ड के बालकों को, पहली प्राथमिकता संबंधित वार्ड के बालकों को, उसके बाद गांव को, दी जाएगी। उसके बाद गांव को दी जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, आवेदन अधिक होने पर लॉटरी निकाली जाती है। आवेदन अधिक होने पर लॉटरी निकाली जाती है। आवेदन अधिक होने पर लॉटरी निकाली जाती है। ठीक है। फिर लिखो, अगली सब हेडिंग लिखो, प्रवेश के लिए रोस्टर प्रक्रिया, प्रवेश के लिए रोस्टर प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रवेश के लिए रोस्टर प्रक्रिया अपनाई जाती है। रोस्टर प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसके तहत प्रत्येक चार में, जिसके तहत प्रत्येक चार में, प्रत्येक चार 3+1, जिसके तहत प्रत्येक चार में पहला प्रवेश निशुल्क होता है। पहला प्रवेश निशुल्क होता है, लेकिन अच्छा रे यार, पहला प्रवेश निशुल्क होता है, शेष 3 सशुल्क होते हैं। लेकिन को वापस काट देना, शेष 3 सशुल्क होते हैं। शेष 3 सशुल्क होते हैं। लेकिन अब लिखो, लेकिन प्रथम समूह के लिए, दूसरा प्रवेश निशुल्क होता है। लेकिन प्रथम समूह के लिए दूसरा प्रवेश निशुल्क होता है।
देखिए प्राइवेट स्कूल वाला जो है ना, उसके पास ऑनलाइन, तो उसे आवेदन ऑनलाइन ही करना पड़ता है, ऑफलाइन एडमिशन होता नहीं है। सुन लें, आवेदन कैसा करना होता है? ऑनलाइन। और जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उसका आवेदन पहला, पांचवा, नौवां, 13वां, 17वां, बताओ समूह बनाए ना मैंने, यही तो लिखा है ना मैंने कि प्रत्येक 4 में से पहला कैसा होगा? निशुल्क, और ये कैसे होंगे? सशुल्क। वो स्कूल वाला जब पहला एडमिशन निशुल्क करेगा ना, तब उसका आगे पोर्टल चलेगा, तब वो 3 एडमिशन कर पाएगा। और जैसे ही वो 4 एडमिशन उसके पूरे हो गए, 5वें एडमिशन पे रेड क्रॉस आ जाएगा। जैसे ही वो निशुल्क वाले को एडमिशन देगा ना यहाँ, क्योंकि उसके पास आवेदन तो आए हुए हैं, किसके आधार पर? पीएसपी पोर्टल के आधार पर बच्चों ने आवेदन कर रखे हैं, विकल्प भर रखे हैं। उसको बुलाएगा और बुला के उसके डॉक्यूमेंट लेके और उसको टिक करेगा, तब आगे वाले 3 एडमिशन होंगे। इसी तरह से अब आप समझ गए ना मेरी बात को, प्रत्येक 4 में से पहला एडमिशन क्या होगा? निःशुल्क होगा, प्रत्येक 4 में से। अब मुझे बताइए आगे यहां कौन सा होगा? 21वां, और बताइए 25वां, और बताइए 29वां, यही होगा ना? ये एडमिशन सारे के सारे पैसे वाले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये निःशुल्क वाले हो रहे हैं। फिर प्राइवेट स्कूल ने हाथाजोड़ी की, उन्होंने कहा बोवणी तो डंकी हो जाने दो, है कि नहीं है? तब सरकार ने एक नियम बदला और कहा कि प्रथम जो समूह है ना, उसमें नंबर 2 एडमिशन कैसा होगा? निःशुल्क होगा। बोले कोई बात नहीं, तू बोवणी कर ले आराम से, और जब बोवणी हो जाए तो मुझे बता देना। और ये देखिए, अब यहां पर जो पहला एडमिशन है ना, वो तो होता है सशुल्क वाला, दूसरा एडमिशन होता है निःशुल्क वाला, और फिर दोनों हो गए। और आगे ये प्रक्रिया सेम चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं है। समझ गए क्या? अब चाहो तो इसको आप एक लाइन में लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, थोड़ी दूर के लिए लिख सकते हो। फिर आगे डॉट 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 लगा लेना, और जो मैंने गोले लगाए हैं ना, उन्हीं नंबरों पर गोले कर लेना, ताकि समझ जाएंगे आप। थोड़े ही लिखने हैं ना, बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिख देना है। और इसके बाद मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, क्या पता समझ में आया कि नहीं आया, और सवाल का जवाब पहले कौन देगी? पहले लेडीज फर्स्ट। हम देखो पूरा ध्यान रखते हैं, इसको मिटाना जरूरी है। हाँ, तैयार है ना? देखें, सुनिए लड़कियां, पहले जवाब नहीं देना है। यदि एक विद्यालय में पहली कक्षा में कुल नामांकन 21 का है, यदि एक विद्यालय के पहली कक्षा का कुल नामांकन 21 है, तो उसमें से सशुल्क संख्या कितनी होगी? सशुल्क फीस वाले, सोच लें आराम से, फीस वाले कितने होंगे? सोच लिए क्या? सबका जवाब आना चाहिए लड़कियों का, कहीं न किसी ऑप्शन पर सहमत होनी चाहिए। ऑप्शन ए, हाथ खड़े करो देखे। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अपने क्या समझ आ रही? 20 एडमिशन होंगे ना, उसमें तो कितना हो जाएगा? 5 और 15, 5 तो निःशुल्क हो गए ना, 15 कौन से हो गए? अब अगले 4 एडमिशन में पहला कौन सा होगा? निःशुल्क। तो 21वां कौन सा होगा? निःशुल्क। ये इसमें जुड़ेगा। अब बताओ सशुल्क कितने हो गए? 15। यदि 22 एडमिशन होंगे तो ये कितने हो जाएंगे? यदि 23 एडमिशन होंगे 17, यदि 24 एडमिशन होंगे 18, यदि 25 एडमिशन होंगे तो ये 7 हो जाएंगे।
समझ रहे हैं ना बात को? रोस्टर प्रक्रिया कैसे अपनाई जाती है? फिर लिखो। अच्छा देखिए, मान लो एडमिशन के लिए आपने आवेदन किया, वो विद्यालय जिसके पास एडमिशन पहुंचा उसने आपके प्रवेश फॉर्म को देखा और उस डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी रह गई, या उन्होंने आपसे से दस्तावेज मांगे और उन दस्तावेजों में क्या रह गई, कोई कमी, तो उसने उसको करेक्शन में डाल दिया। करेक्शन में डाल दिया तो वो हट जाएगा, उसके ऐप पर दूसरा आ जाएगा, अगला बड़ा बालक। या फिर मान लीजिए उसने डॉक्यूमेंटों में कमी करते हुए उसको निरस्त कर दिया। दो काम कर दिए, या तो करेक्शन में डाल दिया या निरस्त कर दिया, तो वो बालक शिकायत कर सकता है सीबीओ के पास। किसके पास? उसका अंतिम अधिकारी कौन होगा? सीबीओ। सीबीओ उसकी जांच करेगा और यदि वो सही पाया जाता है तो विद्यालय पर क्या करेगा? कार्रवाई करेगा और उसे एडमिशन दिलवाएगा। समझ पा रहे हैं? लिख लो नेक्स्ट लाइन में। करेक्शन या निरस्त किए गए आवेदन, करेक्शन या निरस्त किए गए आवेदनों, नहीं है समझ में? लिखो तो। करेक्शन एवं निरस्त किए गए आवेदनों हेतु अंतिम उत्तरदायी जांच अधिकारी, हेतु अंतिम उत्तरदायी जांच अधिकारी करेक्शन या निरस्त किए गए आवेदनों हेतु अंतिम उत्तरदायी जांच अधिकारी सीबीओ होता है। सीबीओ होता है। देखिए इन स्कूलों को पैसे कैसे मिलते हैं मैं बताऊं। जो निःशुल्क एडमिशन हो गया उनकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी कि नहीं करेगी? आपको उन स्कूलों में भेजा जाएगा, आपको उन आरटी स्कूलों में, निजी स्कूलों में, एक या दो स्कूल में आपका एक दल बनाया जाएगा जिसमें एक लेक्चरर आपका मुखिया होगा और आप होंगे उसके एक सहायक के रूप में। दो लोगों का एक पैनल जाएगा भौतिक सत्यापन के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन हर साल जाएगा। आप जाएंगे उस स्कूल में आप जाके देख के आएंगे कि इसके पास कुल कितने एडमिशन है, पहली क्लास में क्या अनुपात के आधार पर ही उसने एडमिशन दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो मैंने रोस्टर प्रक्रिया आपको समझा दी है। उसके बाद यह देखेगा कि इससे पहले कितने हैं, बाकी दो, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, उनमें अनुपात नहीं मिलाना है। समझ गए ना? क्योंकि अनुपात कैसे मिलाओगे? आगे ना तो एडमिशन होना है ना टीसी कटनी है, कैसे ही हो। कुल कितने वो बालक आज के दिन उपस्थित है कि नहीं है, रोजाना स्कूल आते हैं कि नहीं आते हैं, उन बालकों को फीस मिलती है, फीस उन बालकों से ली तो नहीं जाती है, उन बालकों को किताबें और स्टेशनरी ये देते हैं कि नहीं देते हैं, उन बालकों के साथ भेदभाव तो नहीं कर रहे हैं, बीच में ही बैठा कर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सारा देख के आओगे आप। और जब सारा कंप्लीट देखोगे आपको लगेगा कि ये ओके है बिल्कुल, तब आप लोग एक सील लगाकर उस पर साइन करके आओगे कि इसे ये पैसे देने की अनुशंसा की जाती है, योग्य है इतने बालक, अनुशंसा। तो सरकार उसको खाते में, उस विद्यालय के खाते में, मान लो वो 16 लाख रुपए हैं तो 2 दावा क्लेम होता है, 2 बिल बनते हैं, हर 6 महीने के अंतराल से उसको 2 दावा क्लेम के आधार पर 8-8 लाख रुपए डायरेक्ट विद्यालय के खाते में भेज देती है। अब आप सोच के देखिए, आपके हस्ताक्षर से 16 लाख रुपए स्कूल को ट्रांसफर हो रहे हैं, तो सेवा किस हद तक की जा सकती है। समझ रहे हैं ना आप लोग? और आपको आपकी जिम्मेदारी कितनी बन जाती है? जिम्मेदारी बनती है सरकार के रुपए आपके कहने से ट्रांसफर कहाँ हो रहे हैं। यह भौतिक सत्यापन हर वर्ष किया जाता है, इसलिए आपको जाके ठीक ढंग से देख के आना होगा। दुनिया बहुत समझदार है, दुनिया बहुत होशियार हो गई है। अभिभावकों से पूछना पड़ेगा वहाँ, चाहे फ़ोन करके पूछें चाहे कैसे ही पूछें, अभिभावकों से पूछना पड़ेगा कि आपके बच्चे को सही ढंग से शिक्षा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। एक अभिभावक को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आपका क्या नाम है? तो उन्होंने बताया मेरा नाम ये है। मैंने कहा आपके बेटे का क्या नाम है? बोले ये नाम है। कहाँ पढ़ता है? उस स्कूल में पढ़ता है। मैंने कहा आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है क्या? बोले हाँ साहब 25% फ़ायदा मिल रहा है, मैं दे रहे हैं। वो उनका नाम लिया जो डायरेक्टर थे। मैंने कहा क्या फ़ायदा मिल रहा है? बोले 25% पूरा फ़ायदा मिल रहा है, 10,000 फीस है, हमसे 7,500 ही लिए जा रहे हैं। सोच के देखिए स्कूल वाला किस लेवल तक चल सकता है। उसने उसको दिखाया, बोले हमें दिखाया था वो नियम कि देखो 25% आरक्षण है, 25% छूट है, जबकि 25% तो सीटों पर छूट है। ध्यान रखना है, उसको पूरा पैसा
वसूला नहीं जा रहा है क्या उसे? अच्छा, फिर आपका एक दिमाग में रहता है कि यार किताबों का पैसा, जो किताबें राज्य सरकार के सिलेबस के अनुसार जो स्कूल चलाता है आरबीएसई के अनुसार, उसको किताबों के पैसे सरकार ही देती है। किताबों का भी वो बिल बनाएगा, एक उसकी यूनिट कॉस्ट फिक्स होती है। सरकार किताबों के पैसे आपके कितने लगे हैं उसके या न्यूनतम, उन दोनों में से जो न्यूनतम है ना वो सरकार देती है। किताबों के और स्टेशनरी के पैसे सरकार ही लौटाती है उसे, लेकिन उसकी एक फिक्स यूनिट कॉस्ट होती है। कुछ स्कूल वाले क्या करते हैं, वो कोर्स नहीं चलाते हैं, कोर्स राज्य सरकार वाला नहीं चलाते हैं, वो सीबीएसई के अनुसार चलाते हैं। जब वो कोर्स सीबीएसई के अनुसार या अन्य कोई कोर्स चला रहे होते हैं, तब किताबें देने के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, वो केवल जिम्मेदार है उस यूनिट कॉस्ट तक के देने के लिए। बाकी वाली किताबें चाहे वो स्कूल दें चाहे आप बाहर से लेकर आएँ, आप खुद लेकर आएंगे, आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं। यदि इसके अलावा मान लो स्कूल में कोई टूर जा रहा है, स्कूल का कोई टूर जा रहा है, उसमें कह दिया जाए कि बच्चों को शिमला घुमा के लाएंगे और आपके 5-5 हज़ार रुपये आपके लगेंगे। अब यदि वो आरटी के तहत निःशुल्क बच्चा है ना, यदि वो शिमला जाना चाह रहा है तो 5,000 रुपये उसे देने पड़ेंगे, वरना आराम से घर बैठ सकता है। केवल पैसे किस बात के मिलेंगे? फीस और स्टेशनरी और किताबें। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? फीस, स्टेशनरी और किताबें, तीन ही चीज़ों के पैसे। आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि आप प्राइवेट बस में, वो उसकी बस में उसको यात्रा करवाई जाएगी क्या? सरकार नहीं करवाती है। यदि उसके घर से 1 से 5 का बच्चा है, 1 किलोमीटर के भीतर भीतर स्कूल है तो ठीक है, उससे ज़्यादा है तो सरकार 10 रुपये रोजाना के दे देगी। अब वो उस प्राइवेट स्कूल वाले पे डिपेंड करता है कि 10 रुपये में वो उसको लाएगा कि नहीं लाएगा, या वो उस बस में जाएगा कि नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं है। बात क्लियर है? लिखो अगली, इसी में लाइन मिलाओ। जैसे निरस्त और करेक्शन लिख दिया ना आपने, लिखो लिखो संबंधित विद्यालय को फीस का पुनर्भरण, संबंधित विद्यालय को फीस का पुनर्भरण, संबंधित विद्यालय को फीस का पुनर्भरण भौतिक सत्यापन के पश्चात, भौतिक सत्यापन के पश्चात, फीस का पुनर्भरण भौतिक सत्यापन के पश्चात वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार सीधे विद्यालय के खाते में, सीधे विद्यालय के खाते में किया जाता है। देखो भूपेंद्र मुझे एक सवाल पूछ रहा है कि सर राजस्थान आरटी में कितने भाग हैं और कितनी धाराएं हैं? क्या पूछ रहे हैं? कितने भाग हैं? यदि मेरे पास वो आरटी निःशुल्क वाले बच्चे होते हैं ना तो मैं उनसे ज़रूर निकलवाता इसको, लेकिन अब मैं नहीं निकाल सकता हूँ। क्या क्या निकलवाता मैं उनसे? हैं हैं? अरे पैसे नहीं, उस भूपेंद्र को वो निकलवाता जो वो जाके बड़ी स्कूल में निकाल रहे थे। लिखो रे, तुम नहीं समझोगे कभी भी। अब मैं क्या कहूं इसको, बताओ? हैं? दुष्टी। पहले तो सो रहा था, चाय पी रहा था, अब आया है यहाँ कितने भाग और कितनी है ही नहीं, धाराएं ही नहीं है। लिखो क्या लिखा है? वर्ष में 2 बार सीधे विद्यालय के खाते में किया जाता है। कंटिन्यू लिखना है। इसके लिए भी अंतिम उत्तरदायी अधिकारी, इसके लिए भी अंतिम उत्तरदायी अधिकारी इसके लिए भी अंतिम उत्तरदायी अधिकारी सीबीओ ही होता है। अच्छा देखिएगा एक बार, ध्यान से देखिए। आपको पता हो तो नई शिक्षा नीति में कहा गया है ना कि इस आरटी अधिनियम को बढ़ा के कहां तक कर दिया जाए?
कक्षा 12 तक कर दिया जाए। कहा गया है। इस बात को मानते हुए जब पिछली सरकार थी कांग्रेस सरकार, उसने एक योजना चलाई, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना, और इसके तहत केवल गर्ल्स को, लड़कियों के लिए कक्षा 12 तक इसको लागू कर दिया। जो लड़कियां कक्षा 8 तक निःशुल्क में चल रही है ना, वो कंटिन्यू चलती रहेगी, उनकी फीस सरकार देती रहेगी। उसके लिए योजना कौन सी? इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। फिर इस सरकार ने एक योजना और चला दी, और लड़कों के लिए भी चला दी। कहा इनका भी तो कुछ न तो कुछ होना ही चाहिए बॉयज के लिए। तो जो लड़के 8वीं क्लास तक निःशुल्क पढ़ रहे थे वो आगे बढ़ते रहेंगे, और इस योजना के तहत उनको पैसा सरकार द्वारा मिलता रहेगा। ध्यान रह जाएगा, इतना ध्यान रखना है। ऐसी लड़के और लड़कियों के लिए एक दो शर्तें ध्यान रखना है। ये विद्यालय परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? कुछ शर्तों के तहत। जैसे मान लो 8वीं के बाद वो 9th में आया है और वो स्कूल 8वीं तक ही है प्राइवेट, तो वो नजदीकी जो प्राइवेट स्कूल होगा ना, नजदीकी, ध्यान रहेगा, अपनी मर्जी से नहीं, उस प्राइवेट स्कूल में जाके एडमिशन वापस उसे निःशुल्क मिल जाएगा। या जो लड़की 11वीं क्लास में आई है और वो साइंस लेना चाह रही है, उस स्कूल में जिसमें पढ़ रही है उसमें साइंस स्ट्रीम नहीं है, तो वो लड़की नजदीकी कोई प्राइवेट स्कूल में साइंस स्ट्रीम चूज कर सकती है। समझ रहे हैं ना? 2 ही शर्तें हैं। इसके अलावा स्कूल चेंज नहीं कर सकती है, टीसी नहीं ले सकती है। लिखो, लिखो, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना, कंटिन्यू लाइन में लिखना है ना, हेडिंग नहीं लगानी है। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत लड़कियों, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत लड़कियों एवं मुख्यमंत्री फीस पुनर्भरण योजना के तहत लड़कों को कक्षा 12 तक इन निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा कोष्टक में लिखो, जो कोष्टक में लिखना है, जो प्रारंभिक शिक्षा हेतु निःशुल्क प्रवेशित है, जो प्रारंभिक शिक्षा हेतु निःशुल्क प्रवेशित है, जो प्रारंभिक शिक्षा हेतु निःशुल्क प्रवेशित है। कोष्टक बंद करो और मुझे वापस बताओ वो लाइन। एक जना, हाँ, नहीं, प्रारंभ से पूरी। अरे बोल दे तो यार। दी जा रही है। समझ गए क्या? मतलब केवल उन्हीं को मिलेगी जो पहले से ही क्या है, निःशुल्क प्रवेशित है। अच्छा, एक पीएसपी पोर्टल है, तो मैंने लॉटरी वाला आपको लिखवा दिया क्या? लॉटरी से एडमिशन दिया जाता है। अलग से लाइन लिख लो। अब ये लाइन पूरी हो गई है ना, लिखो, निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालक को, निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालक को
प्रवेशित बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक प्रवेशित बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। क्या लिखा है? विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक बार टीसी लेने के बाद पुनः किसी अन्य विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। पात्र नहीं माना जाएगा। पात्र नहीं, एक लाइन और कुछ लिखा रहा था यार। हो गया? लिख लो द एंड। कोर्स पूरा हो गया। कितने बजे हुआ है? बताओ, मेरे से बड़ा कोई भोपाजी हो सकता है क्या? मेरे से बड़ा कोई मैनेजर हो सकता है क्या? आपको मैंने कहा 6:13 पे कोर्स करवा दूंगा। ऑनलाइन वाला कोर्स हो गया है। जाइए, मौज कीजिए।